MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, आज से देश की संसद का सत्र शुरू हुआ, लेकिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दी। पहले तस्वीर देखिए, आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। संसद पहुंचने से पहले खड़गे साहब का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष का जन्मदिन था, 83वां जन्मदिन था। उस मौके पर आप देखिए, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, प्रियंका वाड्रा, 3-3 केक आगे रखे थे। खड़गे साहब ने खुद केक काटा। संसद भवन जाने से पहले केक काटा गया। राहुल गांधी ने अपने हाथ से मल्लिकार्जुन खड़गे को केक खिलाया है। और उसके बाद यहां से कांग्रेस के सांसद पहुंचे हैं। देखिए संसद भवन, मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं, उनका वेलकम हुआ संसद परिसर के बाहर गेट पर। और उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ कांग्रेस सांसदों का। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्लेज और ये मिथक तोड़ना चाहिए कि सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब। ये लोकसभा की तस्वीर थी। अगली तस्वीर देखिए, राज्यसभा में भी सांसदों ने हंगामा किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। एक सेकंड सर, आई हैव नॉट गिवन परमिशन टू, आई एम हैविंग माइक फॉर माई सेल्फ एट द मोमेंट। Only. No. This is political. The government is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion. और इस बीच संसद में कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी अध्यक्ष आमने सामने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। खड़गे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। हिंदुस्तान के लोगों को ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो विपक्षी दलों का कहना है कि ट्रंप बार बार खुद यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, तो वो ट्रंप के दावे पर बहस करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट किया, देखिए, जिसमें बराक ओबामा को FBI उठा ले गई। देखिए, ये ट्रंप ने वीडियो ट्वीट किया। I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man,
पहुंच गए। ये वीडियो ट्रंप ने ट्वीट किया है, ये एआई वीडियो है। एक राष्ट्रपति जो फर्जी वीडियो ट्वीट कर रहा है, देखिए ट्रंप इसमें मुस्कुरा रहे हैं। एफबीआई वालों ने कोट पकड़कर बराक ओबामा को गिरा दिया, उनके हाथों में हथकड़ी डाली, ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति ये वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद ओबामा को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया जाता है। राष्ट्रपति फेक वीडियो, एआई वीडियो ट्वीट कर रहा है जिसमें बता रहा है कि ओबामा जेल में है और बता रहा है कानून सबके लिए बराबर है। और यह भी कह रहे हैं कि ओबामा ने साजिश रची अपने दौर में। सोचिए, फर्जी वीडियो ट्वीट करने वाले राष्ट्रपति और उसके दावे कितने फर्जी होंगे जो भारत सीजफायर का क्रेडिट भी खुद ले रहा है और उस पर भारत के विपक्षी दल बहस करना चाहते हैं संसद में। सरकार जवाब देने को तैयार। कि ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका ने रुकवाया। क्या इस ऑपरेशन में भारत का फाइटर जेट मार गिराया गया? भारत बार बार इससे इनकार कर चुका है। अमेरिका समेत दुनिया को दो टूक जवाब दे चुका है। लेकिन ट्रंप के इन फर्जी दावों पर भारत में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष को लगता है उनका यह बयान मोदी सरकार को घेरने का बड़ा हथियार है। हमने कई युद्ध रोके और ये गंभीर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है कि इस युद्ध में 5 जेट मार गिराए गए थे। तो सवाल ये, क्या ट्रंप के बयान पर भरोसा किया जा सकता है? वैसे भी ट्रंप ने कहीं ये नहीं कहा कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए, लेकिन विपक्ष ने अपनी सुविधा के मुताबिक इस बयान को फौरन लपक लिया, क्योंकि पिछले 2 महीने में ट्रंप ने 24 बार कहा है उन्होंने सीजफायर कराए। Between India and Pakistan ending a dangerous conflict. मैंने उसे सेटल करने में मदद nations with lots of nuclear भारत पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हमले हो सकते थे। And it was seemingly not going to stop. ऐसे में विपक्ष जिसे अपना हथियार समझ रहा है, वही हथियार सत्ता पक्ष को वरदान जैसा दिखने लगा है। इसलिए मोदी सरकार फौरन बहस को तैयार है। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे वक्त तय भी हो गया है। अब देखिए जरा सदन में क्या हुआ, क्या कह रहे हैं सांसद और क्या मांग कर रहे हैं। आज सदन में सभी सांसद मौजूद थे, उनमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका वाड्रा भी थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसने 100% हासिल किया है। आतंकी ठिकानों को 22 मिनट में जमींदोज किया गया है। इस एक्शन में मेड इन इंडिया की शक्ति को साबित किया है। संसद एक सुर में विजय के भाव प्रकट करेगी तो देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, आतंकी मारे भी नहीं गए। एलजी ने कहा है इंटेलिजेंस फेल्योर है। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है। सरकार को तस्वीर साफ करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा सरकार देश की सुरक्षा पर बहस के लिए तैयार है। रक्षा संबंधित मुद्दों पर विपक्ष जितनी लंबी चर्चा चाहता है, हम उस चर्चा के लिए तैयार हैं। स्पीकर का फैसला हमें मान्य है। राहुल गांधी ने कहा रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष नहीं। यह परंपरा यही है कि सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सारे पहलुओं को देश के सामने रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा पहलगाम बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगाम मुद्दे पर सरकार को छुपना नहीं चाहिए। पहलगाम में चूक हुई, विदेश नीति भी फेल हुई। विपक्ष चाहता है कि सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं सदन में। प्रियंका ने कहा अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। वो बोलने के लिए खड़े होते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है उन्हें। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और बाकी नेताओं ने। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया।
और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। मोबाइल पीछे मचाया जाता है, शोर शराबा किया जाता है। आज से जो पूरा बिजनेस है उसको लेकर हर समय का हर विषय को समय दिया गया है। जिनकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी समय दिया, लेकिन ये कार्रवाई होने नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है, और जो इतनी सारे टूरिस्ट लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, और जिसके भरोसे वो लोग गए थे जम्मू कश्मीर में, जिस सरकार के भरोसे, तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अब आइए आपको बताऊं कि सदन में एक और बड़ा काम होने वाला है। वो काम क्या है? ये याद है तस्वीरें आपको? दिल्ली में जज साहब के घर जले हुए नोट मिले थे दिवाली के मौके पर। आसपास बैग मिले थे जिसमें नोट भरे हुए थे। सदन में ये जज जस्टिस वर्मा को हटाए जाने की तैयारी शुरू हो रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। स्पीकर ओम बिरला से मिले ये सांसद और सभी ने ये ज्ञापन दिया है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है। ये महाभियोग क्या है, और आज तक किसी जज के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सका। ये है जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाया जाएगा। वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में ही महाअभियोग आएगा। लोकसभा के 145 सांसदों ने महाअभियोग प्रस्ताव स्पीकर को सौंपा। प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हस्ताक्षर किए। खबर यह है कि राज्यसभा के 54 सांसदों ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। राज्यसभा सांसदों ने भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल हैं। महाअभियोग किसी जज को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। किसी भी जज को केवल महाअभियोग से ही हटाया जा सकता है। महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के भी किसी भी सदन में लाई जा सकती है। अगर लोकसभा में प्रक्रिया शुरू होगी तो 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। अगर राज्यसभा में पहले आता है तो कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। संसद से प्रस्ताव पास होने पर CGI से जांच समिति के गठन का अनुरोध किया जाता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव पास होता है तो स्पीकर समिति के गठन का अनुरोध करते हैं, और राज्यसभा में पास होगा तो सभापति अनुरोध करेंगे। लेकिन संसद में इस महाभियोग प्रस्ताव का 2/3 से पास होना जरूरी है। जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। तीसरा सदस्य सरकार द्वारा नामित कोई न्यायविद होता है। जांच कमेटी 1 से 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपती है, और जांच रिपोर्ट के बाद संसद में उस पर बहस होती है। संसद के फैसले के बाद जज को पद से हटना पड़ता है। शीतकालीन सत्र में जांच रिपोर्ट पर चर्चा के आसार हैं, और अगर जस्टिस वर्मा महाभियोग से हटते हैं तो वो देश के पहले जज होंगे। अब तक देश में किसी भी जज को महाभियोग से नहीं हटाया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। 14 मार्च को उनके घर से नोटों के बोरे बरामद हुए। दिवाली के दिन नोटों में आग लगने के बाद यह मामला सामने आया, और जस्टिस यशवंत वर्मा ने नोटों के बोरे की जानकारी से खुद इनकार किया था। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है
उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। कि उनके घर में कैश पाया जाता है, उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है, ही इज नॉट सस्पेंडेड, ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन उनको गिल्टी करार करता है, वो उसको एक्सेप्ट करने की जगह वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और कहा है कि प्रोसीजर अगर ये है जजेस को निकालना है तो 3/4 पार्लियामेंटेरियंस विल हैव टू अग्री टू दैट मोशन। तो वी अग्री टू दिस मोशन। निश्चित तौर से संसदीय कार्य मंत्री ने एक पहल किया है कि सभी दल के लोग उनके खिलाफ महाभियोग लाएं और सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा हुई है और काफी बड़ी संख्या में सांसदों ने हस्ताक्षर किया है, सरकार उसको लाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पिछले कई दिनों से हंगामा इस बात पर मचा था कि एक छांगुर सामने आया है जिसने हजारों लोगों के धर्मांतरण कराए, लेकिन धर्मांतरण के बिजनेस मॉडल पर हथौड़ा चला है कि किस तरह धर्मांतरण के जरिए कमाई की जा रही थी। आपको याद है, हमने आपको बताया छांगुर की साथी नीतू नसरीन और छांगुर का साथी नवीन, जो नवीन बाद में जमालुद्दीन बन गया है। यह सिर्फ एक पेयर नहीं है, यह 3 लोगों का एक संगठन नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, ऐसे और भी छांगुर हैं। उसी तरह तस्वीर देखिए अरमान के साथ, जिसे आप देख रहे हैं ये है कृष्णा आयशा, और ये आप देख रहे हैं शेखर जो अली हसन हो गया, आयशा का हस्बैंड है, शौहर है। ये भी इसी तरह से धर्मांतरण कराकर पैसा बना रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 10 लोग इसी सिंडिकेट में शामिल थे, इसी नेटवर्क का हिस्सा थे। तो बड़ी बात यह है कि कैसे छांगुर हो या फिर अरमान हो, ये धर्मांतरण के जरिए विदेशों से लाखों करोड़ों रुपए वसूल रहे थे और इसी को इन्होंने अपना व्यापार मॉडल भी बना लिया था। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण के बिजनेस मॉडल पर चल रहा है योगी का हथौड़ा। पहले छांगुर के नेटवर्क को बेनकाब किया, उसके करोड़ों के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अब छांगुर जैसा एक और बाबा और उसका पूरा गैंग शिकंजे में है। धर्मांतरण के लिए जिस अब्दुल रहमान को अमेरिका, कनाडा से लेकर दुबई और लंदन से फंडिंग हो रही थी और जो एक्शन के डर से बचता फिर रहा था, उसे योगी की पुलिस ने दिल्ली से उठा लिया। छांगुर की तरह अब उसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और जल्द ही उसे भी ध्वस्त और नष्ट करने की तैयारी है। अब आइए, अब मैं आपको कारोबारी व्यापारी मॉडल बताने जा रहा हूं इस धर्मांतरण के एंगल का, कैसे पैसा बना रहे थे। ये पैसा बनाने का धंधा हो गया है। सबसे पहले देखिए छांगुर क्या कर रहा था, उसी मॉडल पर यह भी चल रहा था। धर्मांतरण के रैकेट का मुख्यालय बलरामपुर था। 5000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया। धर्मांतरण के लिए लड़कियों की रेट लिस्ट बनाई गई। देश से कई राज्यों में गैंग के जरिए धर्मांतरण कराता था। विदेशों में इस्लाम के प्रचार प्रसार का दावा करता था। सऊदी अरब से यूएई और पाकिस्तान तक नेटवर्क था। 40 से ज्यादा मुस्लिम देशों में इसका आना जाना था। शारजा, दुबई समेत विदेश में कई जगह अकाउंट थे। इसके एजेंट विदेश से छांगुर को पैसे भेज रहे थे। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग का खुलासा हुआ है। ज्यादातर पैसे हवाला के जरिए नेपाल रूट से आते थे। लखनऊ जेल में है और कई एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं। यही मॉडल ये भी अपना रहा था रहमान। धर्मांतरण के रैकेट का मुख्यालय इसका आगरा था। अब्दुल रहमान का असली नाम महेंद्र पाल है। सोचिए 1990 में ये महेंद्र पाल पहले ईसाई बना और फिर ईसाई से इस्लाम धर्म अपनाया इसने। 200 से ज्यादा के धर्मांतरण का खुलासा हुआ। नौकरी और पैसे का लालच देकर रैकेट चलाता था। छांगुर से भी ज्यादा खतरनाक गिरोह बना रखा था। लड़कियों को फंसाने, ब्रेन वॉश के लिए अलग टीम थी। रहमान गैंग का तरीका आईसिस आतंकी संगठन की तरह था और यूट्यूब पॉडकास्ट से इस्लामी कट्टरपंथ का प्रचार करता था। 5 देशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग ले रहा था। इन सब का मकसद विदेशों से इस्लाम के प्रचार प्रसार, धर्मांतरण के नाम पर पैसा वसूलना था। अमेरिका और कनाडा तक से पैसे मिल रहे थे इन्हें। पाकिस्तान, लंदन, दुबई से भी फंडिंग हो रही थी। देश के 6 राज्यों में अपना नेटवर्क फैला चुका था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का प्लान था। यूपी पुलिस ने दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया है, जो हिला देने वाली खबर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आगरा के कमिश्नर। दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंतर्गत आता है। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला
फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था। और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी जिसको कि उत्तर प्रदेश की ATS ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान अंकल नाम से बुलाते हैं। अब दिलचस्प ये है, चाहे छांगुर हो या अरमान, दोनों ने एक एक ऐसी अपनी साथी ढूंढ ली जो उनके धर्मांतरण बिजनेस मॉडल का मुखौटा बन गई। जैसे छांगुर के साथ नीतू और नसरीन, इधर कृष्णा और आयशा। सबसे पहले छांगुर ने नीतू का धर्मांतरण कराया। नसरीन छांगुर के इशारे पर महिलाओं को फंसाती थी, महिलाओं को छांगुर के चमत्कार के बारे में बताती, दावा करती कि छांगुर उनकी परेशानियों को दूर करेंगे, महिलाओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराती। छांगुर ने 5 साल में उसे 19 बार दुबई भेजा। पैसों का ज्यादातर लेन देन नसरीन के नाम से होता था। बलरामपुर में भी कई कोठी और जमीन नसरीन के नाम की थी। छांगुर की सबसे करीबी और राजदार बन गई थी नसरीन। नीतू का पति नवीन भी जमालुद्दीन बन गया था और छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का बहुत अहम हिस्सा था। उसी तरह दूसरा बिजनेस मॉडल भी है, कृष्णा और आयशा। कृष्णा धर्म बदलकर आयशा बन गई। अब्दुल रहमान ने ही कृष्णा का धर्मांतरण कराया। ओडिशा की रहने वाली आयशा गोवा में रहती थी। रहमान के कहने पर धर्मांतरण गैंग चलाती थी। विदेश से ज्यादातर फंडिंग आयशा लेती थी, फिर देश में गैंग से जुड़े लोगों को पैसे बांटती थी और आयशा ने इसके लिए 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। ग्रुप में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को ही जोड़ा जाता था। आयशा का पति शेखर धर्मांतरण के बाद हसन बन गया। वो धर्म परिवर्तन का लीगल काम देखता था, जरूरी दस्तावेज, फर्जी पहचान पत्र बनवाने में माहिर था। तो ये जो धर्मांतरण का काम हो रहा था, ये इनके लिए कारोबार था, पैसा कमाने का जरिया था और विदेशों से धन जुटाने का तरीका था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। 10 साल होने जा रहा है योगी जी को प्रदेश में, ठीक है। 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया और अभी तक इस पे रोक नहीं लगा पाए। अभी तक रोक नहीं लगा, इसको इंतजार कर रहे थे। अभी तक क्यों नहीं रोक लगा? इसलिए कि 2027 की चुनाव की रूपरेखा तैयार हुई, पटकथा लिखी जा रही है, जनता को फिर से बांटने का काम किया जा रहा है। ये इसकी जड़ें बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से इस प्रकार की मिशनरी लोग धर्म में सहाया जाता है कि यदि आप नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सवाब मिलेगा, हज करेंगे तो 10 गुना मिलेगा। उनको प्रलोभन दे करके, धमका करके इनोसेंट लोगों को, गरीब लोगों को, कम उम्र की व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गलत बात है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, किसी भी धर्म में हो रहा है, तो जो ब्लड रिलेटिव है वो कंप्लेंट करेंगे, उस पर एक्शन होगा और एक्शन होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। लेकिन हर दिन बरेली से एक लंबी लिस्ट जारी होती है, फरहाना बनी सीता, रेहाना बनी गीता, किसी को कोई परेशानी नहीं है। फोर्स कन्वर्जन उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक ऐसा कैंपेन है जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी खुश हो जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, हत्या, गैंगरेप, बच्चों के खिलाफ अपराध, उस पर सवाल करने वाला उन कप्तान से कोई भी नहीं है। आइए आज की एक और खबर है, उत्तर प्रदेश से ही है ये खबर भी। माफिया वाला सवाल और कांवड़ पर उबाल। ये तस्वीर देखिए जरा, कांवड़ियों पर आज यूपी में पुष्प वर्षा हुई, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और जो रूट है कांवड़ियों का, उस रूट पर फूलों की बारिश हुई है। नीचे आपको नजर आ रहा है कांवड़िए जाते हुए और जल लेते हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। इस बीच खबर आई साजिश की भी। कांवड़ियों का जो रूट है जाने का, उस रूट पर किसी ने मुर्गे के पंजे फेंक दिए रास्ते में। जिस रूट से शिव भक्त कांवड़िए जाते हैं वहां मुर्गों के पंजे पड़े हुए मिले, जिसके बाद हंगामा होना तय था। तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद फिरोजाबाद में हंगामा शुरू हुआ, लोगों ने प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की गुस्से में।
उसके बाद बस्ती से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें कांवड़ियों ने देखिए एक बैरिकेडिंग में आग लगा दी। अब देखिए जरा ये तस्वीरें सामने आई तो विरोधी योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कांवड़ियों पर भी सवाल उठाया और योगी की सरकार पर भी सवाल उठाया। कल योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त हिदायत भी दी थी जो उपद्रव कर रहे हैं उन पर। देखिए आज क्या कह रहे हैं नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये कांवड़िए नहीं, सरकार द्वारा संरक्षित गुंडे माफिया हैं। कांवड़ियों की आड़ में ये अपराध और अत्याचार कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल बना रहे हैं। जिनके आराध्य इतने भोले कि नाम ही भोले शंकर पड़ गया, उनके भक्त इतने गुंडे कैसे हो सकते हैं। इकबाल महमूद कह रहे हैं सपा के नेता कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम, गुंडे मवाली ज्यादा होते हैं। कांवड़ यात्रा के रास्ते में बदमाशी और बदतमीजी करते हैं। शिव भक्त के नाम पर सड़कों पर हुड़दंग मचाना कहां की भक्ति है। इसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कांवड़ियों के लिए सरकार सही इंतजाम कर नहीं पा रही है और बचने के लिए आरोप दूसरे दलों पर लगा रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सरकार इनकी है, फिर व्यवस्था क्यों नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है, इसमें सच्चे भक्त और सच्ची यात्रा कर रहे हैं, बस कुछ सपाई घुस गए हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। अजय राय कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के सारे इंतजाम पर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। 2027 के चुनाव नजदीक हैं तो ये मुद्दों की बजाय हिंदू मुस्लिम के नाम पर फिर बांटने में जुट गए। एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, वो किसी तरह कांवड़ियों को बदनाम करना चाहते हैं और ऐसे लोग चिन्हित होंगे और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। सुनिए जरा स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। तालु हैं जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो। जहां घटनाएं हो रही हैं कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये बताइए कि ये कांवड़ियों को गुंडा आप कह रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? आपने मेरी पूरी कही हुई बात नहीं सुनी है, क्योंकि कांवड़िए भोले शंकर के अपने को भक्त बताते हैं, तो जिसका आराध्य इतना भोला हो कि उसका नाम ही भोले बाबा पड़ गया, भोले शंकर पड़ गया, तो उसके भक्त इतने कुख्यात अपराधी कैसे हो सकते हैं? गुंडे माफिया अपराधी। आपके जानने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जो कांवड़ में जाते होंगे, आप समाज का नेतृत्व करते हैं, उस समाज के भी तमाम लोग हैं। कुछ गिने चुने, उंगली पे गिनेंगे, हजारों कांवड़िए लखनऊ पे निकलेंगे, आप सड़कों पर मिलेंगे। लखनऊ में तो कोई घटना हमने सुनी नहीं, कुछ गिने चुने कर देते हैं और हम सबको एक लाइन पे खड़ा कर दे, सारे कुख्यात आतंक बन जाए। देखिए, जो सही में शिव भक्त है वो कभी भी इस प्रकार का खुराफात या हिंसक कार्य नहीं कर सकता। ये सरकारी गुंडे माफिया अपराधी हैं जो सत्ता के संरक्षण में कांवड़िए के रूप में उत्तर प्रदेश में भय और दहशत पैदा कर रहे हैं। ये वही असामाजिक तत्व हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और कांवड़ियों को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग चिन्हित होंगे और उनकी तरफ को कोशिश। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छदम वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी
ऑपरेशन चलाया हुआ है, ये ऑपरेशन हमारा चलेगा। योगी जी पता नहीं क्या करना चाहते हैं, बांट करके छिपा करके, ये अच्छी नहीं है, बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। वो सरकार में है और सरकार के लंबे हाथ हैं, सरकार की खुफिया है, एजेंसी है, तो जो गुंडे हैं कानून अपना काम करें। लेकिन ये कहना कि समाजवादी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी बदनाम कर रही है, ये पूरी तरह से मिथ्या है। माहौल कोई खराब नहीं होगा, उन्हें करने भी नहीं दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और आइए मैं आपको बताऊं, बेशक विरोधी सवाल उठा रहे हैं, कांवड़िए जो कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल भी बहुत सख्त तरीके से, सख्त लहजे में कहा था, आज भी नया ऑर्डर सामने आया। उपद्रवियों के खिलाफ योगी ने पहले पोस्टर वाला ऐलान किया था, अब मारपीट हादसे रोकने के लिए बड़ा और कड़ा फरमान जारी किया है। यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान कई पाबंदियां लगा दी। कांवड़ यात्री अब अपने साथ लाठी और त्रिशूल नहीं ले जा सकेंगे। बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक रखने पर भी पाबंदी लगा दी है। किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह ले जाने पर भी बैन लगा दिया। मतलब सुरक्षा के लिए भी जो चीज खतरा होगी वो बैन है। ध्वनि प्रदूषण और लोगों की परेशानी को लेकर भी योगी सख्त हैं। बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलों पर पाबंदी लगा दी। डीजे और उसकी आवाज सीमा पर पहले ही निर्देश जारी थे। अब प्रशासन को डीजे और शोरगुल पर कड़ी नजर रखने को कहा है और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कड़े एक्शन का ऑर्डर दिया है। कांवड़ यात्रा या आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर भी कार्रवाई होगी, तो उन कांवड़ियों पर भी एक्शन होगा जो कांवड़ यात्रा के नियम तोड़ेंगे। मतलब कांवड़ यात्रा में चाहे कोई भी गड़बड़ करे, योगी छोड़ेंगे नहीं, यह कहा गया है। सुनिए जरा, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीओ। ग्राउंड पे रहकर पुलिसिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि भूलों को तकलीफ ना हो, हमारा जो ट्रैफिक है वह सकुशल चलता रहे, किसी भी यात्री को जो हमारे रोज़मर्रा के लोग हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे भूलों को भी कोई कष्ट ना हो। 24/7 पुलिसिंग है और हम पीपल टू पीपल अवेयरनेस भी करते हैं। हम शिविरों में जाकर अनाउंसमेंट करते हैं और हम 24/7 सोशल मीडिया के द्वारा भी हम टच में रहते हैं लोगों से और लोगों को एक कड़ा, इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए एक कड़ा हमने निर्देश भी जारी कर रखे हैं कि अगर वो इस तरह का कुछ भी कुकृत्य करते हैं तो उनको काफ़ी मतलब सहन करना पड़ेगा, एक जो विधिक कार्रवाई है हमारी पुलिस के द्वारा। तो रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दर्दनाक खबर है। एक और विमान क्रैश हो गया, फाइटर क्रैश हो गया। बांग्लादेश में मेड इन चाइना फाइटर था, वो गिर गया है। तस्वीर में दिखाऊं, ये है वो फाइटर, इसका नाम है F7। ये ऐसे 3 दर्जन फाइटर बांग्लादेश के पास हैं जो चीन ने दिए थे। यही फाइटर हवा में था और सीधे एक स्कूल पर जा गिरा। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहां आकर ये फाइटर गिरा है। स्कूल में बच्चे मौजूद थे, उस वक्त ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। स्कूल के बच्चे निकलकर भागे, चारों तरफ आपको भगदड़ नजर आ रही है, लोगों के भागते हुए छात्र भाग रहे हैं। और उसके बाद देखिए भगदड़ मची है, बच्चे स्कूल से भागने शुरू हुए, अपने बैग लेकर, बस्ते लेकर भाग रहे हैं। कई बच्चे झुलस गए।
বিমান সুবহানাল্লাহ আল্লাহ হেফাজত করুক চোখের সামনে বিমান দুর্ঘটনা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ये मौके पर फायर ब्रिगेड बुलाई गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की जहां गिरा था। ये देख रहे हैं, ये J7 विमान गिरा हुआ है और उस पर देखिए फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन कुछ लोग फंसे हुए थे। इसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। ये आप देख रहे हैं, ढाका के आसमान में स्कूल के ऊपर हेलीकॉप्टर नजर आया। भाई आपको बताऊं ये हादसा कैसे हुआ और कितने लोगों की इसमें जान चली गई है। दरअसल बांग्लादेश में कॉलेज पर यह प्लेन गिरा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यह हादसा हुआ है और वायुसेना का ट्रेनर विमान क्रैश के बाद गिरा है। दुर्घटनाग्रस्त विमान ढाका में कॉलेज पर जाकर गिरा। यह चीनी F7 BGI विमान ने दोपहर 1:06 पर उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान क्रैश हुआ। यह माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज की एक इमारत से टकराया है। प्लेन हादसे के बाद इमारत में जबरदस्त आग लग गई। बांग्लादेश फायर ब्रिगेड के मुताबिक 19 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 16 छात्र हैं, 2 टीचर हैं और पायलट शामिल हैं। मारे गए पायलट की पहचान हो गई है। हादसे में मरने वाले की संख्या और बढ़ सकती है। कम से कम 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें अधिकतर लोग आग में झुलस गए हैं। हादसे के वक्त वहां कई शिक्षक और बच्चे भी मौजूद थे। विमान क्रैश में 160 लोगों के घायल होने का दावा है। प्लेन हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो विमान था, ये विमान चीनी विमान था। चीनी विमान था, तस्वीर आप देख रहे हैं, चीनी विमान F7 BGI फाइटर जेट, ये वो विमान था, चीनी विमान। अब सवाल यह है कि मेड इन चाइना यानी चीन के बने हुए विमान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। पाकिस्तान के सारे हथियार जो मेड इन चाइना थे भारत ने गिरा दिए और ये चीनी फाइटर जो गिर गए, ये है वो फाइटर। बांग्लादेश ने चीन से 36 F7 BGI खरीदे थे, यानी ऐसे 36 खरीदे थे चीन से। 2022 में बांग्लादेश ने चीन से इसे खरीदा था। एक बार फिर चीनी फाइटर जेट सवालों में। दरअसल चीन ने रूस से MiG-21 खरीदा था। चीन ने रूसी MiG-21 की नकल कर इसे बनाया। ये 2000 किलो पेलोड, PL9 और AIM-9 जैसी मिसाइलें, 50 से 500 किलो बम और रॉकेट पॉड्स से लैस है। क्रैश के बाद चीन के जेट्स की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। F7 श्रेणी का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है ये। 1962 में सोवियत संघ ने चीन को MiG-21 फाइटर का ऑफर दिया था। चीन ने मौके को लपकते हुए ये जेट खरीद लिए। MiG-21 चीन ने ये जेट खरीदा और उसे उड़ाया, बाद में खुद F7 जेट बनाया। और चीन अपने यहां सोचिए, चीन के पास जो ये वाले जेट है उसका नाम है J7, लेकिन जब इसे बेचता है कहीं तो F7 श्रेणी का। J7 जेट को किसी भी मौसम में जमीनी हमला करने के लिए बनाया गया ये जेट J7। अब आपको बताऊं कि इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर है, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों से यह इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। आज खुद राज्यसभा में धनखड़ साहब मौजूद थे। जिस वक्त राज्यसभा में हंगामा हो रहा था उस वक्त मौजूद थे और बताया जा रहा है स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ साहब, वो लेटर भी मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें यह बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट
रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये लेटर है रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, यानी ये जो लेटर है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा गया है, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं। हम बात कर रहे थे चीनी उस जहाज की जो क्रैश हुआ है, लेकिन न सिर्फ चीनी जहाज बल्कि एयर इंडिया का एक विमान, आज आपको दिखाऊंगी, तस्वीर देख रहे हैं, रनवे से विमान फिसल गया है। आप देखिए जरा, विमान में आगे आप देख रहे हैं विमान के बताए गए 3 टायर फट गए हैं और देखिए आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से टूट गया है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक जो विमान हादसे सामने आए हैं उससे लोगों में पहले से डर और दहशत है। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये मुंबई एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि विमान फिसला है और रनवे पर फिसला है, कई टायर उसके फट गए हैं और विमान क्षतिग्रस्त भी हुआ है। कैसे यह हादसा हुआ ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, इस हादसे के पीछे वजह बताई जा रही है, विमान रनवे पर इस तरह से स्लिप होता रहा है। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला है। मुंबई एयरपोर्ट पर AI 2744 प्लेन की लैंडिंग होने वाली थी। इस दौरान विमान रनवे से फिसल गया। यह विमान कोच्चि से मुंबई आया था। भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिससे विमान रनवे से 16 से 17 मीटर दूर चला गया। इस दौरान विमान में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया और किसी तरह पायलट ने विमान को कंट्रोल किया। घटना के बावजूद विमान को पार्किंग तक लाया गया और जहां सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को उतारा गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रनवे से बाहर निकलने के दौरान विमान के 3 टायर भी फट गए। DGCA की एक टीम मामले की जांच के लिए एयरपोर्ट पहुंची है और उसके बाद आगे की जांच बढ़ाई गई है। आइए अब आपको बताऊं, इस बीच एक खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ उसको लेकर रोज एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है। किसी न किसी अमेरिकी अखबार के हवाले से या किसी जांच एजेंसी के हवाले से यह कहा गया कि इसके स्विच में दिक्कत थी, स्विच बंद किए गए और पायलट पर आरोप लगाया गया। इससे जुड़ी एक और बड़ी बात सामने आई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अमेरिकी रिपोर्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया पायलटों पर ठीकरा फोड़ना चाहता है। अमेरिकी रिपोर्ट की तरह हर तरफ निंदा हो रही उस रिपोर्ट की, हालांकि अभी यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है। पायलट के जानबूझकर ईंधन की आपूर्ति बंद करने का दावा था। इंजन के स्विच को रन से कट ऑफ पर करने का दावा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन स्विच 1 सेकंड के भीतर बदले गए। इस मामले में एविएशन एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है। इसके मुताबिक मैथमेटिकली यह संभव ही नहीं है। 1 सेकंड में दोनों फ्यूल स्विच बंद करना संभव नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण इंजन बंद हुए थे। कुछ लोगों का दावा है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग को बचाने की कोशिश हो रही है। ट्रंप सरकार और अमेरिकी मीडिया बोइंग को क्लीन चिट देना चाहती है। 787 ड्रीमलाइनर अमेरिकी कंपनी बोइंग का सबसे महत्वपूर्ण विमान है और अमेरिकी कंपनी बोइंग पर भारी आर्थिक संकट पहले से है। बताया जाता है 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है बोइंग पर। ऐसे में उसकी खामी सामने आने पर कंपनी और बड़े संकट में फंस जाएगी। एक 787 ड्रीमलाइनर की कीमत है 20,000 करोड़ से ज्यादा। बोइंग को एक ड्रीमलाइनर की बिक्री से 5 से 6,000 करोड़ का लाभ होता है। इसलिए बोइंग बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उस पर ऐसे सवाल उठे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उड्डयन राज्य मंत्री राम मोहन नायडू। Preliminary report. It is called the preliminary report because it can't. विमान हादसे की अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। अंतरिम रिपोर्ट का सबको इंतजार है। AAIB पूरी तरह से निष्पक्ष है। मैंने कई लेख देखे हैं जो अपनी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट आने तक कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। और ये एक और खबर है, पिछले कई दिनों से इस पर हंगामा चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी हंगामा चल रहा है। सांसद को शादी का ऑफर भारी पड़ गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये अखिलेश यादव की सांसद हैं इकरा हसन, कैराना से सांसद हैं इकरा हसन और नाहिद हसन की बहन। संसद में भी आपने इनको बोलते सुना होगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इकरा हसन को योगेंद्र राणा नाम का शख्स ने शादी का ऑफर दिया। इस पर बवाल शुरू हुआ और हंगामा शुरू हो गया। ये वो भी कबूल करें। सुनिए जरा योगेंद्र राणा को क्या कह रहा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह
इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं। मैं ठाकुर इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं। कैराना की युवा सांसद इकरा हसन को एक शख्स ने शादी करने का ऑफर दे दिया। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं। ऑफर देने वाले योगेंद्र राणा को पहले जान से मारने की धमकियां मिली। अब इकरा के समर्थकों ने योगेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। अब मुरादाबाद की पुलिस आरोपी को तलाश रही है। अब देखिए ये बवाल हंगामा क्यों हुआ है और इसमें एक्शन हुआ है। योगेंद्र राणा पर एफआईआर हो गई। इकरा 2024 में कैराना से सांसद चुनी गई, साथ ही लोकसभा से लेकर अपने क्षेत्र तक में एक्टिव रहती। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली है। लंदन के विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पढ़ाई की है। इकरा हसन के परिवार का कैराना की राजनीति में दबदबा रहा है। दादा अख्तर हसन पूर्व सांसद रहे हैं, पिता मुनव्वर हसन, मां तबस्सुम हसन भी सांसद रह चुकी हैं। भाई नाहिद हसन 3 बार विधायक है। सांसद इकरा हसन को निकाह का ऑफर दिया है। योगेंद्र राणा नाम के शख्स ने वीडियो जारी किया और वीडियो में इकरा हसन से निकाह की इच्छा जताई। कहा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं, वो भी कबूल करें, मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ें। योगेंद्र सिंह राणा खुद को करणी सेना का उपाध्यक्ष बताते हैं। योगेंद्र यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं और उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद योगेंद्र राणा को धमकियां मिलने लगी। उदयपुर के कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी मिली। योगेंद्र सिंह राणा ने धमकी को लेकर पुलिस में शिकायत दी है। धमकी और विवाद बढ़ने के बाद योगेंद्र राणा ने वीडियो हटा दिया। योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने धारा 79, 356(2) और 67 के तहत केस दर्ज किया है। योगेंद्र पर महिला सम्मान के खिलाफ बयान देने का आरोप है। जनप्रतिनिधि की छवि को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। आरोपी को 3 साल की सजा और 1 लाख तक जुर्माना लग सकता है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस योगेंद्र राणा को ढूंढ रही है। मुरादाबाद पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की है। आरोपी योगेंद्र राणा का मोबाइल बंद हो गया है। सुनिए जरा शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं और एसपी सिटी क्या कह रहे हैं। इस जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसकी घोर निंदा करती हूँ। पहली बात यह है कि वो महिला हैं। दूसरी बात यह है कि एक एमपी हैं, माननीय एमपी हैं, जिनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना मतलब बहुत ही बर्दाश्त की से बाहर की बात है। और मेरी पार्टी भी और मैं भी इसका बहुत घोर विरोध करती हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। एक लाइन पार की महिला के द्वारा थाना कटघर एसएचओ को एक तहरीर दी गई है और तहरीर में जो कंटेंट था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल किया जाए। तो ये शख्स खुद को कह रहा था कि ये करणी सेना से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसकी हरकत के बाद करणी सेना ने खुद को इससे अलग कर लिया। योगेंद्र सिंह राणा खुद को आरएसएस से जुड़ा भी बताता है और करणी सेना के उपाध्यक्ष पद पर होने का दावा किया था इसने, लेकिन करणी सेना ने योगेंद्र के दावों को खारिज कर दिया है। करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान ने कहा है कि योगेंद्र राणा का करणी सेना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने महिला सांसद का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें जेल भेजा जाए। योगेंद्र राणा राजपूत समाज से हैं या नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। राजपूत समाज कभी किसी महिला का अपमान नहीं कर सकता है। पुलिस प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए जरा क्षत्रिय समाज क्या कुछ कह रहा। देखिए, अब हिंदुस्तान जिस रास्ते पे चल पड़ा है वो सिर्फ विनाश का रास्ता है। कुछ लोग बिल्कुल बेलगाम हो गए, जिनको सारी तहजीबें खत्म हो गई। इनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ वोट पोलराइजेशन के चक्कर में इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये शब्द किसी सांसद के लिए बोल देता, भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर से महिला के लिए, क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, नहीं हो जाती?
उस योगेंद्र राणा के जैसे लोगों की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। मैं करनी सेना से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बिहार लिए चलता हूं। आज से बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ। बिहार में बवाल और चुनावी साल। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था, तेजस्वी यादव है, लेकिन तेज प्रताप वाली कुर्सी खाली रही। ये कहा गया कि तेज प्रताप आएंगे तो क्या यहीं बैठेंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, बाहर क्या हो रहा था। बाहर आरजेडी प्रदर्शन कर रही थी। आरजेडी प्रदर्शन कर रही थी नीतीश कुमार के खिलाफ। एक प्रोटेस्ट सीपीआई कर रही थी सड़क पर, और सीपीआई के प्रोटेस्ट के साथ साथ एक प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मताधिकार लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्यों करो? अब आपको बताऊं कि आखिर जो प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है विधानसभा सत्र के साथ, वो किस मुद्दे पर हो रहा है। अब बवाल के लिए कई मुद्दे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। सत्र के पहले दिन आज विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने मतदाता पहचान पत्र और कानून व्यवस्था पर हंगामा किया। गठबंधन में शामिल माले के विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे और इस दौरान नीतीश सरकार के खिलाफ खूब बैनर पोस्टर लहराए गए। विपक्ष ने एक बार फिर वोटर कार्ड के लिए एसआईआर को एनआरसी से जोड़ा। दरअसल खबर है कि बिहार में करीब 44 लाख वोटरों के नाम कट सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को ये मतदाता उनके पते पर नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इनमें वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है। चुनाव आयोग ने इन जानकारियों को 12 सियासी दलों से शेयर किया, ताकि इन वोटरों का क्या किया जाए इस पर सियासी दल अपनी राय दे सके। लेकिन सियासी दलों को डर है कि इनके नाम कटेंगे तो उनके वोट कम हो जाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी। और हम सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार का बिहार विधानसभा है, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। भारत के संविधान में जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। स्पष्ट है कि बिहार में वैसे मतदाता जो बिहार के रहने वाले और इस भारत के रहने वाले, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो मतदान करेंगे। और ये आपको बताऊं, कुछ एजेंसियों ने बिहार में सर्वे किए हैं चुनाव से पहले। चुनाव से पहले जो सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल, वो क्या कहते हैं बिहार में किसकी सरकार बनेगी। पोल कहते हैं 58.9% लोग चाहते हैं, 48.9% लोग, 48.9% लोग चाहते हैं एनडीए की सरकार बने, और महागठबंधन के साथ 35.8% लोग हैं। मुख्यमंत्री कौन हो, सीएम की रेस में देखिए कौन है। विपक्ष को बढ़ाता है इसमें तेजस्वी यादव, 34% लोग चाहते हैं तेजस्वी सीएम हो, 17% लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, और प्रशांत किशोर को 19% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। पक्ष को अपनी भूमिका निभाने का अपना तरीका है। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए, अपनी बात को रखे, सदन चलाए। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, छात्राएं हो, ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लगातार हत्या का दौर चल रहा है। लोग अब गद्दी छोड़ के महागठबंधन को दे दें
और देखिए कि हम लोग जो है 24 घंटा के अंदर सारे जो है लोगों को हम लोग जो है औकात दिला देंगे। राइट, अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि जुलाई में कहां जलजला आ गया। जुलाई में देखिए हालात क्या हैं अलग अलग जगह। ये हांगकांग की तस्वीर आप देख रहे हैं। हांगकांग में देखिए जरा, ये तस्वीरें हांगकांग की हैं और तूफान में देखिए जरा लोग उड़ रहे हैं। तो ये हांगकांग की तस्वीरें आप देख रहे थे और अब बारी है आज के सूत्र की। अगर आप खुद का सम्मान करते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि बुरी संगति में रहने से बेहतर है अकेले रहना। जिंदगी का यह सूत्र दिया है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने। वॉशिंगटन का जन्म 1732 में अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ। वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है क्योंकि अमेरिका की आजादी की लड़ाई के वो सबसे बड़े हीरो थे। जिस अमेरिकी सेना ने लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों को हराया, उस सेना का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही किया। साधारण परिवार में जन्मे वॉशिंगटन का राष्ट्रपति बनने तक का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। बचपन में ही पिता की मौत हो गई तो पढ़ने लिखने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। इसी जुनून के साथ वो सेना में भर्ती हो गए। वॉशिंगटन अपने काम में बहुत ईमानदार थे और बड़ी शांति से फैसले लेते थे। सेना में ही बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते ये बिना पढ़ा लिखा सैनिक जंग हरवा देगा और अमेरिका गुलाम ही बना रहेगा। वॉशिंगटन ऐसे नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बना लेते और चुपचाप अच्छे सैनिकों की टीम बढ़ाने में लगे रहे। जल्दी ही उन्हें सेना में मेजर का पद मिल गया। उनकी सेना में अनुभव और हथियारों की कमी थी, लेकिन वॉशिंगटन ने सेना के मनोबल को गिरने नहीं दिया। दुश्मन को चौंकाने वाली रणनीति अपनाई और जीत दिलाकर ही दम लिया। वॉशिंगटन 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने और अपने सूत्रों से पीढ़ियों को सीख दी। दुनिया में सबसे बुरी आदतों में से एक है बहाने बनाना। बहाना एक तरीके से खुद को धोखा देना है। यह दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल, ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH